गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फटाफट से आ जाए कि हम लोग एक बार हमने रिविजिट या रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, एंड उसके बाद हम जंप करने वाले हमारे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए सबसे पहला चीज आ जाता है कि हमारा कैश बुक क्या है। हमारा कैश बुक हमारे लिए प्रिंसिपल बुक भी है, हमारे लिए सब्सिडरी बुक भी है। प्रिंसिपल बुक क्यों है? क्योंकि जो उसकी एंट्रीज है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाती है सर? वो डायरेक्टली जाती है ट्रायल बैलेंस में। और वो हमारे लिए सब्सिडरी बुक्स की ये बुक्स क्यों है? क्योंकि ये जो भी हम ट्रांजेक्शन है वो हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी बुक दोनों है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ कैश बुक पढ़ा था। सबसे पहला वाला टाइप क्या था हमारे लिए? ये था हमारे लिए सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का सिंपल मतलब क्या रहता है कि आपके लिए एक ही कॉलम रहेगा, अमाउंट अमाउंट वाला साइड। ये रहेगा आपका रिसीव वाला साइड, ये रहेगा आपका पेमेंट वाला साइड। एग्रीड है? इस केसेस में क्या होने वाला है सर? इस केसेस में कुछ नहीं होने वाला। आपको कैश जो भी मिला या आपने कैश जो भी पे किया वो आप यहाँ पे एंड यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हो। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान में रखना है सर, क्या? जो भी हमारा रिसिप्ट वाला साइड है वो हमेशा, वो क्या होने वाला है? वो हमेशा ग्रेटर देन होने वाला है आपके पेमेंट साइड से, या ग्रेटर देन होने वाला है या इक्वल्स टू होने वाला है। बट कभी भी वो उससे कम होने वाला नहीं है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखे। टोटल ऑफ डेबिट साइड विच इज नथिंग बट रिसीव साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। होपफुली आपको ये चीज समझी है, होपफुली हमें ये चीज अच्छे से डाइजेस्ट हो चुकी थी। ये हमारा फर्स्ट कॉलम था। देखिए जो भी आपने टाइप्स पढ़े वो सेकंड वाले में फर्स्ट वाला टाइप भी एप्लीकेबल होगा, प्लस उसके कुछ यूनिक पॉइंट्स है वो भी एप्लीकेबल होने वाले। जब हम टू कॉलम कैश बुक में आ जाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर? यहाँ पे डिस्काउंट जो कॉलम है ना वो ऐड कर देते हैं। अभी ये जो डिस्काउंट वाला कॉलम है यहाँ पे भी है, एक है डिस्काउंट वाला कॉलम, यहाँ पे भी एक है डिस्काउंट वाला कॉलम। ये जो ग्रीन टिक वाला कॉलम है ये है डिस्काउंट अलाउड, ये जो रेड टिक वाला कॉलम है ये है डिस्काउंट रिसीव। एग्रीड है? ये चीज तो हमने देखी थी। अगर आपको याद रहेगा तो ये मैंने आपको समझाया भी था। हमने क्या देखा था सर कि रिसीव साइड में क्या होता है कि हमें पैसे मिलते हैं। अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप डिस्काउंट देते हो। पेमेंट साइड पे अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये रहने वाला है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ये रहने वाला है आपका डिस्काउंट अलाउड। सिर्फ आपको एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना है, डिस्काउंट कॉलम कभी भी हमें बैलेंस नहीं करने हैं, कभी भी हमें बैलेंस नहीं करने हैं सर। टोटल ऑफ डेबिट साइड किधर जाने वाला है भाई साहब? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ये चीज का हमें कभी भी बैलेंसिंग करना है क्या? नहीं सर, हमें कभी भी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक में क्या होता है? थ्री कॉलम कैश बुक में एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी है। वो कौन सा कॉलम है? वो है बैंक का कॉलम यहाँ पे भी, और वो है बैंक का कॉलम यहाँ पे भी। ये तीसरा कॉलम इन्होंने ऐड कर दिया। अभी बैंक के कॉलम में ऐड होने से क्या हो जाता है? देखिए T1 एंड T2, T1 में हमने जो पढ़ा था एंड T2 में जो हमने पढ़ा था, वो दोनों चीजें तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, प्लस यहाँ पे एक और चीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैश का कॉलम भी है, यहाँ पे बैंक का कॉलम भी है, तो एक कॉन्ट्रा करके कॉन्सेप्ट आ जाता है। सर कॉन्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? हम उस चीज पे भी डिबेट कर लेते हैं। कॉन्ट्रा का क्या मतलब रहता है कि अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो, अगर आप क्या करते हो, कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो, या वाइसा वर्सा, तो उस केसेस में आपको कॉन्ट्रा एंट्री मारनी पड़ती है। समझिए मैंने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो मतलब बिजनेस से कैश गया, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? टू कैश, ऊपर आ जाएगा बैंक। मैं नीचे क्या मारूंगा? टू कैश, ऊपर आ जाएगा बैंक। बरोबर है? और हमें टू एंड बाय कहां पे लिखना है सर? ये हमें मालूम पड़ जाता है। सर हमें एक चीज का ध्यान में रखना है, अगर आप कैश यहां पे लिखते हो तो उसका अमाउंट रहेगा बैंक कॉलम में, और अगर आप यहाँ पे बैंक लिखते हो तो उसका अमाउंट लिखने वाले हम कैश कॉलम में। वो एक इंटरचेंज वाली चीज कॉन्ट्रा में हमेशा ध्यान रखनी है। नॉर्मली आप सब लोगों को आता है, नॉर्मली यहाँ पे सी लिखना रहता है, ये सब चीजें आपको मालूम है, सिर्फ एक बार हम रिविजिट कर रहे हैं। एग्रीड है? समझा है? तो अगर वैसे ही आपने कोई भी पैसा विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया तो वो यहाँ पे एंड यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आने वाला है। सिर्फ यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर आप यहाँ पे कैश लिखते हो तो वो बैंक कॉलम में आएगा, और अगर आप यहाँ पे बैंक लिखते हो तो वो कैश कॉलम में आएगा। सिर्फ हमें इस एक चीज का ध्यान में रखना है, एंड वाइस वर्सा। जो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ा था, हमने एक एडजस्टमेंट का तरीका समझा था। अब वो एडजस्टमेंट के तरीके के पीछे हमने लॉजिक भी समझा था। उस एडजस्टमेंट का तरीका क्या है हम उसके रिलेटेड बात करेंगे। सर इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपने कोई भी चीज, अगर आपने क्या किया, अगर आपने कोई भी चेक है वो जो आपको रिसीव हुआ है, अगर आप उसको पहले कैश रिसीव ट्रीट करते हो तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट में दिया जाएगा चेक इज फर्स्ट ट्रीटेड एज एन कैश रिसीव। तो इस केसेस में हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करना है? तो जैसे ही आपको चेक रिसीव हो जाता है, जैसे ही हमें क्या हो जाता है, हमें चेक रिसीव हो जाता है, तो हमें क्या करना है सर? उसको हमें कैश रिसीव ट्रीट करना है।
उसे हमें क्या ट्रीट करना है, उसे हमें कैश रिसीव ट्रीट करना है, हमें उसी तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज मारनी है। और जैसे ही आप वो चेक डिपॉजिट कर लेते हो तो उस केसेस में हमें क्या करना है सर, जो भी आपने चेक डिपॉजिट किया है उसको हम लोग ट्रीट करने वाले कि जैसे हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो एक टाइप की वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी है तो प्लीज इस चीज को लिख लीजिए अच्छी तरीके से। सर थर्ड वाले केसेस का अगर मैं समराइज वर्जन बोलता हूं तो आप नीचे लिख सकते हो। नीचे क्या लिखना है कि सर अगर चेक रिसीव होता है, अगर चेक रिसीव होता है तो उसको हम फर्स्ट ट्रीट करने वाले एज एन कैश रिसीव। जब वही चेक डिपॉजिट होता है बैंक में तब उसको ट्रीट करने वाले जैसे हमने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। प्लीज इस चीज को लिख लीजिए नीचे अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, ये अपना प्लेस यहाँ पे खाली है अच्छी तरीके से। मैं नीचे आ जाता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 1 समझने की कोशिश की थी, अच्छे से समझ लिया था सर। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके और ये प्रॉब्लम नंबर क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे बैंक पासबुक। बैंक पासबुक कुछ नहीं है, मिरर इमेज है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसका सिर्फ मेन चीज है जो हमने यहाँ पे देखी थी सर, उसमें क्या है वो है इसका फॉर्मेट। अब इसके फॉर्मेट में एक चीज को हमने ध्यान रखा था, विड्रॉवल डेबिट साइड पे आता है, डिपॉजिट क्रेडिट साइड पे आता है। ये चीज जब मैं ऊपर आपसे बात करूंगा तो वो बिल्कुल उल्टा था। वहां पे जो रिसिप्ट है वो डेबिट साइड पे आता है, यहाँ पे डिपॉजिट डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आता है। बट वहां पे जो पेमेंट था वो क्रेडिट साइड पे आता है, यहाँ पे विड्रॉवल है वो डेबिट साइड पे आ जाता है। तो बिल्कुल इनवर्स था, बिल्कुल उल्टा था। ये चीज हमने समझी थी, ये चीज हमने समझ के हमने ये लॉजिक भी देखा था। ये जो सिक्स्थ जो पॉइंट है आपका, प्लीज इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने के बाद सर हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन एंट्रीज देखी थी। ट्रांजेक्शन एंट्रीज में हमने समझा था कैश बुक के डेबिट साइड को हम लोग अमाउंट डिपॉजिट बोलते हैं, पासबुक के डेबिट साइड को ये विड्रॉवल बोलते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा बोलते हैं। कैश बुक के क्रेडिट साइड को ये अमाउंट विड्रॉवल बोलते हैं, वैसे ही पासबुक के क्रेडिट साइड को ये लोग हमेशा अमाउंट डिपॉजिट बोलते हैं। सर ये चीज किस काम में आएगी, ये चीज हमने क्वेश्चन नंबर ये 9 में देखा था और क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या देखा था, अगर आपको याद रहेगा तो चलिए एक बार हम उसको रिविजिट कर लेते हैं। चलिए ये 6 है, ये 7 है। अगर आपको याद रहेगा तो इंटरेस्ट इज डेबिटेड, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इज रिसीव्ड, बिल्स फॉर कलेक्शन इज क्रेडिटेड, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। अभी ये डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है ये समझने के लिए हम ऊपर वाली जो 6th स्लाइड है हम उसको यूज करने वाले थे। बैंक ने डेबिट किया मतलब कैश बुक का क्रेडिट है, कैश बुक का क्रेडिट मतलब पेमेंट है, विड्रॉवल है। ये चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सब चीजें इंटरप्रिटेशन करने के लिए। प्लीज आप उस एक चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए जो पॉइंट नंबर ये स्लाइड नंबर 6 है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज इस चीज को समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कभी भी आपको कैश का समझना है, पासबुक बिल्कुल उसका रिवर्स होने वाला है, उसका बिल्कुल इनवर्स होने वाला है। अगर मैं कैश बुक को अमाउंट डिपॉजिट डेबिट साइड पे लिखते हो तो पासबुक के केसेस में वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कैश बुक को अगर आप क्रेडिट साइड में अमाउंट विड्रॉवल लिखते हो तो पासबुक के वो डेबिट साइड में अमाउंट विड्रॉवल आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भी हमने समझने की कोशिश की थी। अगर आपका डेबिट साइड हैवी है तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, अगर आपका क्रेडिट साइड हैवी है तो उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये हमने किस में देखा था सर, ये हमने कैश बुक में देखा था। देखिए कैश बुक का मतलब रहता है कैश बुक का बैंक कॉलम। प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस पासबुक की बात करता हूं तो वो बिल्कुल उसका उल्टा होने वाला है। कैश बुक के डेबिट साइड को आप फेवरेबल बैलेंस बोलते हो, पासबुक के क्रेडिट साइड को आप क्या बोलने वाले हो, उसको आप फेवरेबल बैलेंस बोलने वाले हो। कैश बुक के क्रेडिट साइड को अगर आप ओवरड्राफ्ट बोलते हो तो पासबुक के डेबिट साइड को आप क्या बोलने वाले हो, सर हम पासबुक के डेबिट साइड को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलने वाले हैं। ये चीजों का समराइज वर्जन हमने नीचे भी किया हुआ है, इस चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं सर। होपफुली ये चीजें आप लोगों को ध्यान में है। उसके बाद हमने देखा था रीजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। ये चीज आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, विच इज बीआरएस का मतलब क्या रहता है। बीआरएस का मतलब हमने क्या समझा था, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द डिफरेंस एंड व्हाट ब्रिंगिंग द टू स्टेटमेंट्स इन लाइन विद ईच अदर is known as reconciliation and क्या, the statement which reconciles the bank balance as per cash book with passbook by showing all the differences is known as bank reconciliation statement।
होपफुली ये चीज हमें समझी थी। उसके बाद हमने कॉजेस ऑफ डिफरेंस देखे थे। कॉजेस ऑफ डिफरेंस हमने 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किए थे, एक तो टाइमिंग, दूसरा था डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, तीसरा था एरर्स। अभी टाइमिंग के केसेस में एक स्टार दिख रहा है, एक आपको एरर्स में पासबुक ये पीबी के केसेस में एक स्टार दिख रहा है। इसके रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कॉजेज ऑफ डिफरेंस के एक टाइमिंग है। टाइमिंग मतलब क्या है कि चेक हमने डिले डिपॉजिट किया है या चेक हमने इशू किया था पेमेंट के लिए, बट भाई साहब उसने डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केसेस में उसको हम लोग टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। दूसरा हमने देखा था डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। डायरेक्ट मतलब बैंक डायरेक्टली अपने अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट कर देती है रिस्पेक्टिवली। तीसरा हमने देखा था एरर। एरर मतलब गलती। गलती किससे हो सकती है? आपसे भी गलती हो सकती है या बैंक वालों से भी गलती हो सकती है। तो इस टाइप के हमने एरर्स देखे थे। एरर्स देखने के बाद हमने क्या देखा था कि अगर आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो, अगर आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो तो बीआरएस में कौन सी चीजें जाने वाली है? सर बीआरएस में सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस जाने वाला है और एरर एंड पासबुक जाने वाला है। बाकी सब चीजें कहां पे जाने वाली है? सर बाकी जो भी चीज है ये सब चीजें जाने वाली है आपके एडजस्टेड कैश बुक में। होपफुली ये चीज हमें समझी थी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, जो काफी इजी था। उसके बाद हमने देखा था प्रोसीजर ऑफ बीआरएस बनाने के लिए। इसमें हमने दो मेथड्स देखे थे। एक देखा था हमने प्लस एंड माइनस मेथड, दूसरा देखा था हमने बैलेंस मेथड। जिन्होंने ये भी प्लस एंड माइनस वाला मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, उसको खत्म कीजिए। मैं आज उसको निकालने वाला हूँ। सर हमने प्लस एंड माइनस के केसेस में हमने क्या देखा था कि अगर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट है ऑलवेज यूज प्लस एंड माइनस। क्यों सर? इसके बीच हमने लॉजिक भी समझा था अच्छी तरीके से, तो होपफुली आपको समझ में आ गया रहेगा कि अगर फेवरेबल बैलेंस है तो बैलेंस मेथड यूज करना है। अगर फेवरेबल बैलेंस नहीं है मतलब ओवरड्राफ्ट है तो उस केसेस में कौन सा यूज करना है? उस केसेस में प्लस एंड माइनस मेथड यूज करना है। और फेवरेबल एंड ओवरड्राफ्ट किस बैलेंस की बात करता हूं मैं? आपके स्टार्टिंग बैलेंस की बात करता हूं। आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या है? प्लीज आप उस चीज को समझिए। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक से पासबुक जाना है तो आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या हुआ? कैश बुक हुआ। तो कैश बुक को ओवरड्राफ्ट है, यस। अगर कैश बुक को ओवरड्राफ्ट है तो उस केसेस में प्लस एंड माइनस आएगा। अगर कैश बुक को है फेवरेबल बैलेंस तो उस केसेस में बैलेंस मेथड आ जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो पासबुक को कौन सा बैलेंस है? अगर पासबुक को ओवरड्राफ्ट है तो प्लस एंड माइनस आएगा। अगर पासबुक को फेवरेबल बैलेंस है तो बैलेंस मेथड आ जाएगा। इसमें हम लोग अप्रोच किस कर रही कैसे करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि वो कैश बुक टू पासबुक है या पासबुक टू कैश बुक है। दूसरा आपको ये देखना है कि जो उनका स्टार्टिंग बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस है या एडवर्स बैलेंस है। उस चीज को हमें समझना है अच्छी तरीके से। उस हिसाब से हम लोग कंप्यूट करने वाले कि भाई साहब हमें कैसा कैलकुलेट करना है। होपफुली ये दोनों चीजें हमें समझिए। उसके बाद हम तीसरे वाली चीज पे आ जाते हैं। हमने प्लस एंड माइनस वाला सिचुएशन देखा था। प्लस एंड माइनस वाला सिचुएशन कैसे देखते हैं? हम लोग हैंड्स अप कर लेते हैं सर। गलत हाथ ऐसे नहीं, ऐसे करना हैंड्स अप। बरोबर है कि नहीं सर? उसमें हम लोग प्लस एंड माइनस करने के तरीके हमने समझे थे बहुत अच्छी तरीके से। उड़ने के तरीके बाबा ये सब एग्रीड है। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। नीचे हमने देखा था प्लस एंड माइनस वाला साइन किस तरीके से एग्रीड होता है। तो सबसे पहले जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं कि सर जैसे आपने चेक इशू किया हुआ है, चेक इशू किया हुआ है तो आपका कैश बुक नीचे गिर जाता है, आपका पासबुक वहीं का वहीं पे रहता है। अगर आपको कैश बुक टू पासबुक जाना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको पासबुक टू कैश बुक जाना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये चीजें हमने यहाँ पे देखी हुई थी और हमने अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश की थी। ये चीजें हमने सम्स में भी बहुत अच्छे से यूज करने की कोशिश की। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखे थे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने क्या देखा था? देखिए सर एक तो रहता है कॉजेस। कॉजेस का क्या मतलब रहता है कि आपको कॉज ही नहीं मालूम है, बीआरएस बनाना है सर, ये तो हमें मालूम है क्योंकि दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। क्यों बैलेंस मैच नहीं हो रहा है? आपको रीजनिंग दिया हुआ जाएगा। अगर आपको रीजनिंग नहीं दिया जाता है तो आपको पहले सबसे पहले रीजनिंग ढूंढना है, फिर बीआरएस बनाना है। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को रखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस नोन। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस नोन का क्या मतलब कि भाई साहब अपन को रीजनिंग पहले से ही मालूम है कि बाबा ये है, तो उस केसेस में ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है। उसके बाद हमने देखा था दूसरा एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक में भी हमने दो पार्ट्स देखे हुए, दो टाइप के सम्स देखे हुए, एक बिना उसके हेल्प के, दूसरा विद उसके हेल्प के वजह से। तो इस तरीके से हमने इस पूरी चीज को खत्म करने की कोशिश की थी। होपफुली आपको ये चीजें समझी थी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आपको लास्ट वाले स्लाइड पे जो है आपका एडजस्टेड कैश बुक वाला स्लाइड। एडजस्टेड कैश बुक वाले स्लाइड में क्या होने वाला है? सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक का मीनिंग हम समझने वाले। व्हेन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज फर्स्ट एडजस्टेड विद अ सर्टेन एडजस्टमेंट बिफोर टेकिंग इट टू द बीआरएस देन इट इज नोन एज एडजस्टेड कैश बुक। ये चीज हमने समझी थी अच्छी तरीके से। होपफुली ये चीज हमें डाइजेस्ट हुई रहेगी अच्छे से। उसके बाद हमने क्या देखा था कि सर हमें कब बनाना पड़ता है एडजस्टेड कैश बुक? अगर ड्यूरिंग द मंथ है तो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप एट द ईयर एंड करते हो तो उस केसेस में आपके लिए एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी हो जाता है। अभी एडजस्टेड कैश बुक सर कैसे बनाना है उसके पीछे भी हमने समझा था कि अगर जो आपका टाइमिंग डिफरेंस है वो बीआरएस में जाता है, जो आपका एरर इन पासबुक है वो बीआरएस में जाता है। तो जो बीआरएस वाला आइटम्स है उसको ढूंढ लीजिए, बाकी सब आइटम्स आपको एडजस्टेड कैश बुक में डालने हैं। आपको सर फुड़ी करने की जरूरत नहीं है। एरर
इन पासबुक हमें मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ जाता है सर? आपको नॉर्मली क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया रहेगा कि वो एरर हो गया या वो मिस्टेक हो गया, वो मिस हो गया या ऐसा कुछ। तो उस केसेस में आपको एरर इन पासबुक इजीली समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जब मैं आ जाता हूँ आपके टाइमिंग डिफरेंस के लिए, टाइमिंग डिफरेंस के लिए आपको ये देखना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। अगर ये दोनों पॉइंट्स आ जाती है, बोलने के तरीके अलग है, बट अगर ये दोनों पॉइंट्स आ जाती है तो फिर उस केसेस में ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट में कवर हो जाएगा, वरना वो आपका फर्स्ट वाले पार्ट में कवर नहीं हो जाएगा होगा, वो आपको चुपचाप करके एडजस्टेड कैश बुक में डालना है। अगर आप कभी भी क्वेश्चंस देखोगे आईसीआई के, हमेशा दो पॉइंट्स ही रहेगी जो आपकी रहेगी टाइमिंग डिफरेंस की। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे, हर क्वेश्चन में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि वो दोनों ही टाइमिंग डिफरेंस वाले हैं। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा एरर हो जाता है ना कि सर देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे 3 पॉइंट्स टाइमिंग डिफरेंस वाले लग रहे हैं, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या, जितने भी आपने क्वेश्चन अभी तक देखे 100 के 100% क्वेश्चन में टाइमिंग डिफरेंस 2 ही बार हुआ है। एक पेमेंट, बट ये उस सामने वाले भाई साहब ने डिपॉजिट नहीं किया, एक हमने डिपॉजिट किया बट बैंक ने नहीं क्लियर किया। तो ये टाइमिंग डिफरेंस नॉर्मली 2 ही ट्रांजेक्शन्स के लिए होने वाला है, एरर नॉर्मली एक ही ट्रांजेक्शन के लिए होने वाला है। तो प्लीज आप उस एक चीज को समझ लीजिएगा एंड उसी तरीके से लिख लीजिए। अगर हो सके तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। सर क्या लिखना है यहाँ पे? नॉर्मली टाइमिंग डिफरेंस के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे। टाइमिंग डिफरेंस के लिए 2 एंट्रीज रहती है या 2 ट्रांजेक्शन्स रहने वाले हैं एंड एरर इन पासबुक का एक ट्रांजेक्शन रहने वाला है अगर आप एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो तो। बाकी सब तो अगर आप देखते हो, अगर आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है तो ये 3 चीजें बीआरएस में जाएंगी। बाकी सब चीजें आपकी कहां पे जाने वाली है सर? बाकी सब चीजें हमारी एडजस्टेड कैश बुक में ही जाने वाली है। तो यहाँ पे तो हमें मिल जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है हमें यहाँ पे। तो प्लीज इस एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। होपफुली ये चीज हमें समझी है अच्छे से, होपफुली ये हमें अच्छे से रिविजन हुआ है सर, जिसका काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमें आगे जाके। ठीक है, मैं आ जाता हूँ अभी आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका था कल। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा एडजस्टमेंट था, उस केसेस में हमने अच्छा खासा मस्त लिख भी लिया था, अगर आपको याद रहेगा तो। अभी मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको हम लोग सही सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वी 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 आई पी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार हम रीड कर लेते हैं, मस्त अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज ₹36,400 एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31st of December 2017. ओके सर, ओके सर, बट you find that it does not agree with the balance as per passbook. On scrutiny, you find the following discrepancies. First, on 15th of December, undercast हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. Prepare a reconciliation statement. तो अभी आप मुझे बताइएगा इन 7 में से कौन से ट्रांजेक्शन्स एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। ये जो 8th पॉइंट है, इसमें ये जो 7 ट्रांजेक्शन्स है ना, इन 7 ट्रांजेक्शन्स में आपके कौन से ट्रांजेक्शन्स एडजस्टेड कैश बुक में जाने वाले हैं। प्लीज मुझे सब लोगों का प्राइवेटली मैसेज चाहिए, किसी का भी पब्लिक में मैसेज नहीं चाहिए भाई साहब। आप लोग मुझे बताइए कि सर इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में जाने वाला है इन 7 ये एंट्रीज में से। प्लीज हेल्प कीजिए मुझे, कौन सा ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में जाने वाला है? फटाफट से 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा जाने वाला है? फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ। मैं आप सब लोगों का वेट कर रहा हूं, सब लोगों का अच्छे से रिप्लाई चाहिए कि सर ये चीज हमारी जा रही है या ये चीज हमारी जाने वाली है। और अगर आप में से किसी को भी प्राइवेटली मैसेज करना है तो कोशिश कीजिए कि NNG करके आप वहां पे मैसेज कीजिए प्राइवेटली, क्योंकि अगर आप वैसे भेजेंगे ना तो मैं देख नहीं पाऊंगा आपको, आपका प्राइवेट मैसेज नहीं देख पाऊंगा। चलो मुझे 3 लोगों का तो आंसर आ चुका है।
बाकी लोगों का क्या ख्याल है बाबा? बाकी लोगों को किसी को भी रिप्लाई नहीं करना। चलो आ रहे हैं और भी आ रहे हैं मैसेजेस। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। चलो जल्दी 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 फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से बताइए कि कौन सा एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, फटाफट से। श्रद्धा के लिए एक चॉकलेट है बहुत बड़ा वाला। श्रद्धा, मैं आपको रीजनिंग बाद में देने वाला हूँ। श्रद्धा के लिए एक बहुत बड़ा चॉकलेट होने वाला है। श्रद्धा का आंसर सब राइट है। श्रद्धा ने सब एंट्री सही तरीके से गैस की है। चलो श्रद्धा को छोड़ दिया जाए। बाकी कोई ऐसा बंदा है जिसको लग रहा है, क्योंकि श्रद्धा ने सब ट्रांजेक्शन सही तरीके से गैस किए हैं। और कोई है जिसको और आंसर देना है अपना, फटाफट से। चलो, एक श्रद्धा, दूसरा यश। इन दोनों को, श्रद्धा को तो बड़ा चॉकलेट है, यश को एक छोटा सा है, थोड़ा लेट था वो इसलिए। चलिए मैं इन दोनों का ना आपको रीडिंग करके बताता हूँ कि इन्होंने कौन से ट्रांजेक्शन बोले जो जाने चाहिए बीआरएस, ये एडजस्टेड कैश बुक में। सर सारे ट्रांजेक्शन बीआरएस में ही जाएंगे, ऐसी श्रद्धा बोल रही है। यस बोल रहे सर कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोला हुआ है। प्लीज आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को सर। अभी मुझे एक चीज बताओ, हमने एडजस्टेड कैश बुक पढ़ा है, बहुत अच्छी चीज है, बट आप मुझे एक चीज बताओ, क्यों हमें सब चीजें एडजस्टेड कैश बुक में डालनी है? आपसे किसी ने पूछा है एडजस्टेड कैश बुक? आप क्वेश्चन को रीड तो करो पापा। क्वेश्चन में 1 to 7 ट्रांजेक्शन है, कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ? सर क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे ये ट्रांजेक्शन्स एडजस्टेड कैश बुक में कौन सा भी ट्रांजेक्शन जाएगा? आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों सर? सब के सब ट्रांजेक्शन बीआरएस में ही जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? सर आप क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर बीआरएस, ऊपर एंड नीचे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अरे तुम्हारा सर से गलती हो जाता बाबा, देखो तुम्हारे सर ने पढ़ा, उसने देखा कि बाबा एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा क्या। देखो ये तुम्हारा सर का नहीं, मैं तुमको एक बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ना जल्दी जल्दी में ये चीजों की गलतियां कर देते हैं। देखिए हमने एडजस्टेड कैश बुक पढ़ा है, बहुत अच्छी चीज है, हमें आता है, वो भी बहुत अच्छी चीज है, बट क्वेश्चन जब तक पूछे नहीं तब तक ज्यादा टैलेंट नहीं दिखाने का। ज्यादा टैलेंट दिखाने के भी मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक नहीं पूछा जाता है तो हमें नहीं बनाना है। प्लीज क्वेश्चन को समझ। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, तो सर अगर क्वेश्चन में हमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो हम क्यों बनाएंगे? एग्रीड है, क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी बोला हुआ है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो नहीं बनाना है बाबा। किसने बोला बनाना है सर हमें? चलिए अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रीड कर लेते हैं। तो आप बताइए कि मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं और मूवमेंट कहाँ से, पासबुक टू कैश बुक है या कैश बुक टू पासबुक है? प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे आप लोग समझाइए कि सर स्टार्ट कैसे करना है। प्लीज हेल्प कीजिए बाबा मेरे को, मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, आप लोग हेल्प कर सकते हो मुझे प्लीज? सर ये कैश बुक टू बैंक होने वाला है या कैश बुक टू पासबुक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूँ कि सर ये सीबी टू पीबी है, क्योंकि ये फेवरेबल है। क्योंकि अगर आप देखते हो सर यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो ये फेवरेबल बैलेंस ही है, ऐसा कहीं पे कोई ऐसा नेगेटिव वर्डिंग नहीं है। तो मतलब 8,36,000 फेवरेबल बैलेंस है। हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? हम लोग बैलेंस मेथड यूज करने वाले हैं। तो चलिए, ये दोनों चीजें तो हमें समझ में आ गई है, ये दोनों चीजें हमें डाइजेस्ट हो गई है। अभी हम लोग समझते हैं कि हर एक एंट्री को किस तरीके से करने वाला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कि इंट्रोडक्शन लिख लेता हूँ कि भाई साहब किसके बुक्स में बनाने वाले हैं हम, गड़बड़ वाला के बुक्स में बनाने वाले। अरे बाप रे, नाम कितना, कितने बेचारे का अच्छा नाम है यार।
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला। हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st of December 2017। ठीक है, चलिए इसका साइज हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रीजनिंग लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट। चलिए इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारी चीजें खत्म हो जाती है। अभी फॉर्मेट तो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हम आने वाले हर एक ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन एक से भला एक ट्रांजेक्शन है। मजा आ जाएगा आपको ये सम करने में। आपको सीरियसली बोल देता हूँ, दिल खुश हो जाएगा आपका। आप बोलोगे सर क्या मस्त सम दिया है इंस्टीट्यूट ने। चलिए सबसे पहले चीज पे आ जाते हैं। आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? On 15th of December 2017, the payment side of the cash book was undercasted by 10,000। तो सबसे पहले मैं अंडरकास्ट का मतलब क्या रहता है वो समझना प्रेफर करूंगा। सर अंडरकास्ट का मतलब रहता है कम दिखाना, लो दिखाना या कम दिखाना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कम। अंडरकास्ट का क्या मतलब रहता है सर? कम। मैंने क्या कम किया है? पेमेंट साइड को हमने अंडरकास्ट किया है। अंडरकास्ट का क्या मतलब रहता है? कम। पेमेंट साइड को हमने अंडरकास्ट किया है। अभी अगर आप पेमेंट साइड को अंडरकास्ट करते हो, इससे कैश बुक को क्या इंपैक्ट पहुंचने वाला है आप मुझे बता सकते हैं? चलिए सर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? इम्पैक्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होने वाला है उस चीज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपने पेमेंट साइड कम दिखाया है। अगर मैंने पेमेंट साइड कम दिखाया है तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? इस चीज को मैं यहां पे लिख भी लेता हूं। अगर रिसिप्ट साइड का एंड आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका जो रिलेशन है ना वो डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। चलो डायरेक्ट रिलेशन तो सर हमें नहीं, डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन हमें मालूम है सर जी, होपफुली ये चीजें हमें मालूम है। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्रोवाइडेड आपका जो बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस है। इफ क्लोजिंग बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस, तो उस केसेस में क्या होने वाला है सर? उस केसेस में रिसीव साइड, अगर रिसीव साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस का डायरेक्ट रिलेशन रहता है, पेमेंट साइड एंड क्लोजिंग का बैलेंस का इसके केसेस में रहता है इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर मैं आपको बोल देता हूं अगर आपने रिसीव साइड कम दिखाया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी कम दिखेगा, अगर आपने रिसीव साइड ज्यादा दिखाया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी ज्यादा दिखेगा। ये रहता है डायरेक्ट रिलेशन का मतलब। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप देखिए, आपको दिखाना चाहिए था कि निखिल से मुझे 100 रुपीज मिला है, और आपने क्या देखा है? 100 की जगह पे आपने 120 दिखाया, तो आपने 20 ज्यादा दिखाया। अगर आप 20 ज्यादा दिखाते हो तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 20 से ज्यादा दिखेगा। और अगर आप निखिल से, अगर आप अज्यूम करते हो कि निखिल सर से मुझे 100 रुपीज मिला है, बट आपने दिखाया कि निखिल सर से सिर्फ 70 मिला, बुक्स में 70 रिकॉर्ड किया, तो अगर आपने
जितना दिखाना चाहिए था आपने उससे कम दिखाया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 30 से कम दिखने वाला है। ये रिलेशन रहता है रिसीप्ट साइड का और क्लोजिंग बैलेंस का। और पेमेंट साइड में बिल्कुल उल्टा रहता है। पेमेंट अगर आपने ज्यादा दिखाई तो उनका क्लोजिंग बैलेंस कम दिखेगा, अगर पेमेंट आपने कम दिखाई तो उसका क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा दिखेगा। ये रहता है अपना इनवर्स रिलेशन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पेमेंट साइड को अंडरकास्ट किया है। अगर पेमेंट इंक्रीज होता है तो क्लोजिंग डिक्रीज होता है, अगर पेमेंट डिक्रीज होता है तो क्लोजिंग इंक्रीज होता है। बरोबर है। इसका इंटरप्रिटेशन हम यही निकाल सकते हैं सर, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। तो उस चक्कर में आपने क्या किया है, आपने पेमेंट को कम दिखाया है। आपने क्या किया है, आपने पेमेंट को कम दिखाया है, तो आपके लिए ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। मींस आपने क्या किया, आपने अपने क्लोजिंग बैलेंस को ज्यादा दिखा दिया। तो आपका जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस से ज्यादा है। मींस क्लोजिंग बैलेंस is more as compared to पासबुक। एग्रीड है। यही चीज हमने समझी थी। तो सर अभी इसका हम लोग इफेक्ट कैसे लेने वाले हैं? वेरी गुड, लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं। चलिए एक बार हम लोग कर लेते हैं। सर आपका कैश बुक है, ये पासबुक है, क्योंकि आपने पेमेंट साइड कम दिखा है इसलिए कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू पासबुक। एग्रीड है, समझ में आया है। अभी हमारा मूवमेंट क्या है सर, हमारा मूवमेंट है कैश बुक से पासबुक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें इस चीज को लेस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन डाल देता हूं। ये चीज समझिए, हमें ये चीज हमें डाइजेस्ट हुई है। चलिए अभी मैं आ जाता हूँ आपके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इसके ट्रांजेक्शन्स मस्त, एक से एक ट्रांजेक्शन है, आपको बहुत मजा आने वाले करने के लिए। A check of rupees 1,31,000 issued on 25th of December 2017 was not taken in the bank column. भाई सर इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? was not taken in the bank column। इस भाषा को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हमें क्या बोलना चाहिए? It is not recorded। ठीक है, this is not recorded। The check for rupees 1,31,000 issued on 25th of December 2017 was not taken in the bank column। Simple words में it is not recorded in cash book। अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी आपने चेक इशू किया तो सर मैं कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा? पेमेंट के कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा ना, बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। खत्म। सिंपल सा लॉजिक है, और क्या लॉजिक है। तो अभी इसका इफेक्ट क्या होने वाला है हम वो समझ लेते हैं। सर आपने चेक इशू किया था, चेक इशू किया था। अगर हम चेक इशू करते हैं तो मेरा कैश बुक कम हो जाता है, जैसे चेक क्लियर हो जाता है मेरा पासबुक भी कम हो जाता है। एग्रीड है। अगर मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, कैश बुक एंड पासबुक, मैंने जैसे ही चेक इशू किया मेरा कैश बुक कम हो गया, और जैसे ही चेक क्लियर हो गया मेरा पासबुक भी कम हो गया। चलिए मैं वापस समझ लेते हैं। अगर आपने चेक इशू किया तो आपका कैश बुक कम होता है, यस, बट मैंने रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं। बट वो चेक क्लियर हो गया और आपका पासबुक कम हो गया। वापस ध्यान से देखिएगा मस्त अच्छी तरीके से। सर चेक इशू किया, कैश बुक कम, चेक क्लियर हो गया, पासबुक कम। क्योंकि मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक वहीं का वहीं पे ही रहेगा, पासबुक नीचे हो जाएगा। मुझे क्या करना है, कैश बुक टू
पासबुक करना है, मुझे कौन सा बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव बैलेंस डालना पड़ेगा। ये चीज समझा है? वॉइस क्लियर है? वॉइस में किसी को कोई फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो बोलिए प्लीज। चलिए इसी चीज को मैं लिख लेता हूं। चेक इशू करते हैं तो सी भी डिक्रीज होता है। चेक अगर वो ही क्लियर हो जाए तो पी भी डिक्रीज होता है। एग्रीड है? क्योंकि since check issue is not recorded, there is no decrease in CB। एग्रीड है? तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केसेस में सर हमें लेस करना पड़ेगा। चलिए अभी आ जाते हैं आपके थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। अरे सर अभी क्या हो गया, अभी अभी चलिए अभी वापस क्वेश्चन को रीड करेंगे, मस्त अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या तरीके वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हो ना, मस्त क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन होने वाले हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। चलिए चलिए अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अगर आप वो पढ़ते हो, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column। इसका भाई साहब मतलब क्या हुआ, इसका अगर मैं मतलब आपको बोलता हूं, इस भाई साहब का मतलब क्या हुआ, इसकी भावनाएं क्या है बोलना चाहती है सर। डिपॉजिट is not recorded in bank column of cash book। देखिए ध्यान से वापस पढ़िएगा, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अरे सर कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ है, हाँ, as if there is no बैंक कॉलम। तो भाई साहब हमने इस तरीके से रिकॉर्ड किया है जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं। तो अगर मैं इसकी सरल भाषा है, अगर इसको मैं सिंपल इंग्लिश में कहूं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिपॉजिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एग्रीड है? सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूं? काफी अच्छा समय ये, प्लीज इस सब पे ध्यान दीजिए, समझिए अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे अभी के तभी पूछ लीजिए। मस्त एक से एक एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे। ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि सर एक डिपॉजिट है, वो हमने क्या किया है, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बट हमने इस तरीके से रिकॉर्ड किया जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, डिपॉजिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखिए हम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को ही हमेशा पासबुक के साथ कंपेयर करते हैं, प्लीज अब इस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, बरोबर है? तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं, बैंक कॉलम ऑफ सीबी is compared with PB for BRS prepare
एडमिनिस्ट्रेशन। एग्रीड है? तो अभी मैं आ जाता हूं आपके थर्ड वाले पार्ट में सर। तो इस केसेस में हुआ क्या है, ये देखिए, कभी भी अगर आप चेक डिपॉजिट करते हो या वन 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 डिपॉजिट ऑफ 1,50,000, अगर आप कभी भी पैसे डिपॉजिट करते हो तो क्या हो जाता है सर, मेरा कैश बुक भी बढ़ जाएगा, मेरा पासबुक भी बढ़ जाएगा। तो उस केसेस में क्या होता है, अगर मैं अमाउंट डिपॉजिट करता हूं तो होता क्या है सर, अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपका कैश बुक भी इंक्रीज होगा और आपका पासबुक भी इंक्रीज होने वाला है। एग्रीड है? यही ट्रांजेक्शन है, यही एंट्री आप मारने वाले हो कभी भी अगर मैं कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता हूं उस केसेस में। तो चलिए मैं इसको रेड पेन में ही लिख लेता हूं। सर अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो आपका पासबुक भी बढ़ जाएगा और आपका कैश बुक भी बढ़ जाएगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं, सिंस अमाउंट डिपॉजिट is not recorded in CB, there is no increase in cash book। बरोबर है? हम इसका ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं सर, जैसे अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो आपका कैश बुक भी बढ़ गया, आपका पासबुक भी बढ़ गया। बट हुआ क्या है, क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कैश बुक नीचे का नीचे ही है, कैश बुक बढ़ ही नहीं पाया, पासबुक ही बढ़ गया। मुझे क्या करना है, मुझे कैश बुक टू पासबुक करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चीज को ऐड करना पड़ेगा। मुझे इस चीज को क्या करना पड़ेगा सर, मुझे इस चीज को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि है हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको कभी भी कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता इस चीज का तो प्लीज मुझे तभी के तभी बोल दीजिए कि सर ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझा है। ठीक है, चलिए जिनको नहीं समझा है मैं उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की भावना है, समझिए क्वेश्चन की भावना क्या बोलते हैं। वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ बट एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। तो मतलब हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बोलने का मतलब क्या है, इसके बोलने का मतलब है डिपॉजिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसके सिंपल बोलने का मतलब ये है। तो आपने पैसे डिपॉजिट किए बट वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई वर्ड्स में कहूं तो अगर आप कभी भी पैसे डिपॉजिट करते हो, देखिए अगर मैंने कभी भी पैसे डिपॉजिट किए तो कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया। क्या हुआ, दोनों यहाँ पे है। मैंने पैसे डिपॉजिट किए, कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया। बट क्योंकि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक वहीं का वहीं पे ही है, वो हिला ही नहीं, ना ऊपर गया ना नीचे गया है। एग्रीड है कि नहीं? कैश बुक वहीं का वहीं पे ही है। अगर मैं अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक वहीं का वहीं पे है, क्योंकि हमने कैश बुक में वो चीज रिकॉर्ड ही नहीं की है सर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कैश बुक टू पासबुक करना है। तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केसेस में हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। समझा है ये चीज? डाइजेस्ट हुआ है? अगर आप में से किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, देखिए एक बार समझने के बाद भी अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आप दूसरी बार भी पूछ सकते हो, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, 10वीं बार भी पूछ सकते हो। पूछना कभी भी गलत नहीं है। अगर आप में से किसी को भी ये वाला पार्ट नहीं समझा है, री एक्सप्लेन करना है, प्लीज बोलिए। ये सम भी उतना अच्छा है मुझे मालूम है। कोई भी बात नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज बोलिए। एक बार मैं रिपीट करने वाला हूँ वापस से, एक बार मैं आपको वापस ये चीज समझाने वाला हूँ। अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो ये सम को एक बार हम वापस कल करेंगे, डोंट वरी। एक बार हम वापस कल समझेंगे, एक बार मैं वापस अभी रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। सर पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट एंड तीसरे वाले पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं। पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ है सबको? क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो बोलिए प्लीज। अगर फर्स्ट वाला पॉइंट जो हम यहाँ पे करते हैं, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है सबको कि सर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्या है,
क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, अगर क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, सेकंड वाला पॉइंट तो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था कि हमेशा कैश बुक का बैंक कॉलम ही कंपेयर होता है पासबुक के साथ बीआरएस बनाने के लिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाले पॉइंट में ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल, अगर मैं कभी भी पैसे डिपॉजिट करता हूँ या अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ, तो उस केसेस में क्या होने वाला है? उस केसेस में मेरा कैश बुक भी बढ़ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, चलिए एक मिनट, यस, हाँ, उस केसेस में मेरा कैश बुक भी बढ़ जाएगा, मेरा पासबुक भी बढ़ जाएगा। एग्रीड है? कभी भी अगर मैं पैसे डिपॉजिट करता हूं या पैसे मैं अकाउंट में डालता हूं, तो मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम भी बढ़ जाएगा, मेरा पासबुक भी बढ़ जाएगा। इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? देखिए, हमें कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है कि सर आपने कैश अगर डिपॉजिट किया तो आपका कैश बुक कैसे बढ़ेगा? देखिए, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात होती है कभी भी, प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। कैश बुक के बैंक कॉलम की बात होती है। कैश बुक का मतलब नहीं है कि वो कैश कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, हमेशा हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कैश बुक का बैंक कॉलम भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया, क्योंकि आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो बढ़ा ही नहीं, वो वहीं का वहीं पे ही खड़ा रहा बेचारा, पासबुक बढ़ गया। हमें क्या करना है? हमें सर कैश बुक टू पासबुक करना है। हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में? सर हमें उस चीज को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज समझा है? ये चीज डाइजेस्ट हुआ है? स्टिल किसी को भी क्लियर नहीं है, कोई पार्ट नहीं समझा है, तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए। अभी किसी को भी कोई भी बात नहीं समझा है, कोई भी चीज री एक्सप्लेन करनी है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो बिंदास पूछिए, डरिएगा मत कभी भी, ठीक है? चलिए, चलो, अच्छी बात है ये। अभी मैं आ जाता हूं आपके फोर्थ वाले पॉइंट पे फिर। On 18th of December 2017, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance. अरे बाप रे सर, ये क्या करवा, कौन सा समय ये बाबा, ऐसा कैसा सम कर रहे हैं सर हम लोग? अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हाँ बाबा, आज कोई सीए के रिलेवेंट है, कोई लग रहा है कि सर हाँ ऐसे ही तो सम होने चाहिए, वरना मजा क्या है सर? फिर सीए भी बोर होने लग जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि हाँ कौन सा बड़ा चीज है, कोई भी तो कर सकता है ऐसी, ऐसा ना लगे, इसलिए ये सम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कभी भी। चलिए, अभी आप मुझे बताइए कि इनकी भावनाएं क्या बोल रही है। On 18th of December 2017, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forwarded as a credit balance. Okay. तो सबसे पहले करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए, मैं आपसे वो पूछता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का आपको थोड़ा बहुत याद आ गया रहेगा। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए क्लोजिंग बैलेंस की? सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 15,260 को डेबिट बैलेंस होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट एंट्री, दिस इज द करेक्ट एंट्री सर। चलिए, हमने गलती क्या की है सर? गलती आपने किया है, गलती से रॉन्ग एंट्री क्या हुई है आपकी? देखिए, रॉन्ग में हमने क्लोजिंग बैलेंस को हमने जब ब्रॉड फॉरवर्ड करके ओपनिंग बैलेंस लिख लिया नेक्स्ट टाइम में, तब मैंने उसको 15,260 लिखा। अमाउंट में हमने कोई चेंज किया है क्या? नहीं सर, अमाउंट हमने सेम रखा, बट वो डेबिट के जगह पे क्रेडिट लिख दिया सर। ओ माय गॉड। तो करेक्ट क्या होना चाहिए था? आपको 15,260 का करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था। आपने गलती क्या कर दी है सर? मैंने 15,260 को गलती से क्रेडिट बैलेंस कर दिया उतने ही अमाउंट का। अभी अभी क्या करो? सबसे पहले तो अपनी गलती सुधारो, उसके बाद राइट स्टेप के लिए बढ़ो। गलती सुधारने का क्या मतलब रहता है? जो भी आपने गलती किया है ना, बिल्कुल उस गलती को सुधारिए, उसको रिवर्स कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री का क्या मतलब हुआ? जो भी मैंने गलती की है उसको सुधारने के लिए मैं रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री मारूंगा। अभी देखिए, 15,260 का आपने गलत काम किया, उसको सुधारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
15,260 जिसको क्रेडिट बैलेंस है 15,260 का, अगर उस 15,260 के क्रेडिट बैलेंस को मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आपको 15,260 का ही क्या करना पड़ेगा? यस सर, आपको 15,260 का ही डेबिट बैलेंस करना पड़ेगा। इस चक्कर में क्या हो जाता है, इस चक्कर में ये दोनों नॉक ऑफ हो जाएंगे, बरोबर है? ये दोनों क्या हो जाएंगे सर? ये दोनों नॉक ऑफ हो जाएंगे। डाइजेस्ट हुआ है ये वाला पार्ट। अभी ये चीज तो सर हमें समझ में आ गई। अभी आ जाते हैं आपके दूसरे वाले पार्ट पे। अभी दूसरा वाला पार्ट क्या है? चलो गलत को तो सही कर दिया, अभी सही को भी तो सही कीजिए। तो उस केसेस में मैं रेक्टिफाइड एक एंट्री मारने वाला हूं। रेक्टिफाइड एंट्री क्या रहेगी? आपकी सही एंट्री भी होनी चाहिए और वो आपकी ने जो गलती की उस गलती को भी आपको सुधारना चाहिए। तो उसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री बोलने वाले। रेक्टिफाइड एंट्री का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। रेक्टिफाइड एंट्री मतलब मुझे सही स्टेप लेना है। सही स्टेप लेने के लिए मैंने गलत स्टेप को सही कर दिया और मुझे उसके अलावा सही स्टेप भी लेना है, तो करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, इन दोनों को मुझे साथ में लिखना पड़ेगा। अभी करेक्ट एंट्री को में क्या है सर? उसको क्लोजिंग बैलेंस है 15,260 का डेबिट। और जो आपका रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री है उस केसेस में वो लोग क्या बोलते हैं कि निखिल आपको क्लोजिंग बैलेंस एक और होना चाहिए। कितना अमाउंट होना चाहिए? 15,260 होना चाहिए। और इस भाई साहब को भी ये लोग डेबिट बैलेंस ही बोलते हैं। तो करेक्ट के केसेस में भी ये लोग वही बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग के केसेस में भी ये लोग वही एंट्री बोलते हैं। तो इफेक्टिवली मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आपको ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको याद रहेगा तो ये डिस्कशन हमने किया भी था, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करवा देता हूं। +3 +4, भाई साहब सिंपल सा मैथमेटिक्स है। कितना आंसर आता है सर? 7 आता है। नहीं, +7 आंसर आता है। कितना आंसर आता है? +7। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3 -4, कितना आंसर आएगा सर? -7 आएगा। कैसे +7 कैसे -7 आपने लिखा? आपने क्या किया? आपने देखा कि निखिल यहाँ पे साइन सेम है, यहाँ पे भी साइन सेम है। अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम है तो प्लीज उसको ऐड कर लीजिए। 3 + 4 हो जाता है 7 एंड कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी -3 -4 दोनों का साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर लीजिए। 3 + 4 कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 7। कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेम है अकाउंटेंसी का चीज। यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ 3 डेबिट 4 डेबिट, दोनों का साइन सेम है। यस सर, दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड करो। 3 + 4 कितना होता है? 7। 7 क्या रहेगा? कौन सा साइन आएगा? 7 डेबिट आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे 15,260 डेबिट है, नीचे भी 15,260 डेबिट है। टोटल हो जाएगा कितना? 15,260 प्लस 15,260, टोटल हो जाएगा 30,520। कितना हो जाएगा? 30,520 डेबिट। खत्म, डाइजेस्ट हुआ है। ये आपका करेक्ट एंट्री होना चाहिए। किसी को भी ये वाला पार्ट नहीं समझाए तो बोलिए प्लीज। देखिए मस्त हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं, हम सब चीज धीरे धीरे समझ रहे हैं। किसी को भी कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तभी की तभी आप बोल सकते हो कि सर ये वाला पार्ट हमें नहीं समझ में आया है। चलो अभी सर 3520 डेबिट है। अभी 3520 डेबिट का क्या मतलब हुआ और इसका BRS में कौन सा साइन आएगा? वो चलो आप ही बताओगे मुझे, धीरे धीरे ये करके आप ही उसका इंटरप्रिटेशन करोगे। अभी मैं इसको यहां पे लेके जाता हूं। 3520 डेबिट। डेबिट मीन्स व्हाट? कोई हेल्प कर सकते हैं? डेबिट कैश बुक के केसेस में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बाबा? कैश बुक के केसेस में डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? आप में से कोई हेल्प कर सकता है मुझे प्लीज? यस, वेरी गुड सर। उसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। एग्रीड है? यहां तक समझा है? यहां तक डाइजेस्ट हुआ है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बोलिए प्लीज।
तो चलिए अभी करना क्या है सर, अभी करना क्या है, अभी ऐड करना है या लेस करना है, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड सर, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, चलिए ऐड। अरे यार सब लोगों का आंसर सही आ रहा है यार, मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं फिर, ये ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। थोड़ा मेरे को थोड़ा कोई तो गलत करो, कोई तो गलत करो, ऐसा कैसे चलेगा यार। ये सही, ये ऐसा सही नहीं है बाबा। सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, बट स्टिल एक बार मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको कैश बुक को 3520 से डेबिट करना है, मतलब आपको उसको 30,520 से इंक्रीज करना है। एग्रीड है कि नहीं, ये फेवरेबल बैलेंस है, तो मतलब क्या करना है, मुझे 30,520 से कैश बुक को इंक्रीज करना है। इसका इंटरप्रिटेशन अगर मैं कहूं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा सर, इसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा वी हैव टू increase CB by 30,520। एग्रीड है, क्योंकि देखिए पासबुक पहले से ही ऊपर चला गया है, मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ, कैश बुक वहीं का वहीं पे ही है, तो मुझे कैश बुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कैश बुक टू पासबुक मूवमेंट है। आप इस चीज को समझ लीजिए, कैश बुक को हमने 30,520 से कम दिखाया है। हमने क्या किया, हमने कैश बुक को 30,520 से कम दिखाया है, इसलिए मुझे कैश बुक को 30,520 से इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन भी निकाल लेता हूं, इसको हम इंटरप्रिटेशन भी लिख लेते हैं और अच्छी तरीके से। वी हैव शोन कैश बुक, चलो इस चीज को रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, वी हैव टू वी हैव टू एक मिनट चाहिए, फैन को पकड़ के चलते हैं। वी हैव टू increase the balance of cash book by 30,520 since it is undercasted by the same। चलो अंडरकास्टेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। We have to increase the balance of cash book by 30,520 to match it with पासबुक बैलेंस। ठीक है, समझा है ये वाला चीज। चलिए मैं आ जाता हूं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इस केसेस में हमने ऐड किया है, ऐड कितना करना है, 30,520 हमें ऐड करना है सर, ये चीज हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट वाले चीज पे, विच इज पॉइंट नंबर 5 ऑफ द टोटल चेक्स। चलिए चलिए सर, इसमें दो चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक हमें अमाउंट समझना पड़ेगा कि इनका अमाउंट कितना है, एंड उसके बाद अमाउंट समझने के बाद हमें ये भी देखना है कि ये कैसे होने वाला है। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग ₹11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक of December 2017, check aggregating 7,815 were encashed in check। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग मुझे अमाउंट बताइए कि ये किस अमाउंट की बात कर रहे हैं,
कितना अमाउंट प्लस या माइनस करना है। एक बार हमें अमाउंट मिल जाता है कि कितना अमाउंट हमें प्लस या माइनस करना है, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी उसको साइन कौन सा होने वाला है, उसको पॉजिटिव साइन होने वाला है या उसको नेगेटिव साइन होने वाला है। प्लीज आप मुझे उस चीज के लिए भी बता दीजिए फिर। चलिए, मुझे अमाउंट तो मिल चुका है सर। अमाउंट में अगर आप देखते हो, अभी मैं, चलिए मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये कौन सा है, क्या ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, या ये चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक है। आप लोग मुझे हेल्प कीजिए कि सर ये ए है कि ये बी है। सबसे पहले आप मुझे ये हेल्प कर लीजिए, आप लोगों का आंसर चाहिए यार फटाफट से, ए है या बी है, सिर्फ आप उतना बता दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ये भी कंसिडर करेंगे कि सर इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दे सकते हैं, एंड उसके बाद अमाउंट तो हमें मालूम ही पड़ जाएगा। वेरी वेरी गुड, सब लोगों का आंसर ए ही आ रहा है। सर ये क्यू, ये कौन सा है, ये ए है, ये नहीं है, ये क्यू है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स इशूड, drawn in the last week, check aggregating to 7815 were encashed in December। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें मैं ये चीज लिख सकता हूं, चेक इशू कितने के किए हमने, 11,514 के, उसमें से 7815 इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और जो रिमेनिंग बच जाता है, जो आपका रिमेनिंग है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज 11,514 माइनस 7,815 विच कम्स टू 3,699। सो जो रिमेनिंग अमाउंट है उस केसेस में हम लोग लिख लेते हैं उसको, जो 3,699 है उसे लिख लेते हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एग्रीड है? समझा है ये वाला चीज? और सर एन कैश का मतलब क्या रहता है यार, एन कैश का क्या मतलब रहता है? अभी मैंने चेक को, आपने मुझे चेक दिया, उसको मैंने एन कैश करवाया, इसका क्या मतलब हुआ? जो भी आपने मुझे चेक किया वो मैंने डिपॉजिट किया, और वो जैसे चेक डिपॉजिट किया, चेक क्लियर हो गया, वो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। चेक को एन कैश करवाना, समझा है? भावनाएं समझी है उनकी अच्छे से? चलिए, डाइजेस्ट हुआ है। तो अभी इस केसेस में हम लोग कौन सा बैलेंस डालने वाले हैं? चेक इशू। चेक अगर आप इशू करते हो तो आपका बैलेंस नीचे गिर जाता है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हम लोग क्या करने वाले इस केसेस में, यस हम लोग ऐड करने वाले इस केसेस में। चलिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन लिख लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपके लास्ट दोनों चीजें हैं, 6th पॉइंट पे आ जाते हैं, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक and subscription of 1,000 paid by it were not recorded in the cash book। ठीक है सर, इसका ऐसा कुछ इशू नहीं है, ये काफी इजीली हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं ना, इसका हम आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डिविडेंड है, आपने कलेक्ट किया तो आपका बैंक का कॉलम बढ़ गया, आपका कैश का कॉलम वहीं का वहीं पे ही, हमें क्या करना है, कैश बुक टू पासबुक करना है, ये हमें ऐड करना है, ये काफी सिंपल सा चीज है। 25,000 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही बैंक ने सब्सक्रिप्शन आपका पे किया हुआ, बैंक ने सब्सक्रिप्शन पे किया हुआ, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक वहीं का वहीं पे, कैश बुक तो पासबुक है, हमें इस चीज को लेस करना है। इस चीज पे मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये चीज, ये वाले पार्ट्स हमने बहुत बार किए हैं, इसको समझा है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, डिविडेंड उन्होंने कलेक्ट किया है, सब्सक्रिप्शन उन्होंने पेड किया हुआ है। प्लीज आप इस चीज को समझिए, दोनों इवन दो सेम लाइन में है, दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ इस चीज को,
कि हमें आगे भी जाके सर इस चीज के लिए कंफ्यूजन ना हो कभी भी। सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा है तो मैं आपको ये चीज लिख लेता हूँ, आपके लिए ध्यान में रहनी चाहिए आपकी ये चीज। प्लीज कंसिडर दिस एज टू सेपरेट एंट्रीज। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी। ए के केसेस में मैं सिर्फ डिविडेंड वाला पार्ट लिख लेता हूँ एंड बी के केसेस में मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट लिख लेता हूँ। तो उस चक्कर में फिर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है दोनों के केसेस में, अगर आप देख सकते हो तो। देखिए, तो डिविडेंड क्या हुआ है, डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, सब्सक्रिप्शन पे किया हुआ है। अगर आपने डिविडेंड कलेक्ट किया हुआ है तो ये ऐड होगा, सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे किया हुआ है तो ये लेस हो जाएगा। होपफुली हमें ये चीजें समझी हैं, ये चीजें हमें अभी डाइजेस्ट हुई है अच्छी तरीके से। किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐड एंड लेस में, ये वाला पार्ट नहीं समझा है तो बोलिए प्लीज। तब तक मैं कुछ पॉइंट नंबर 7 पे आ जाता हूँ। चलिए, पॉइंट नंबर 7 पे क्या है, one outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in the cash book। अरे यार, सबसे पहले तो ये बताओ कि आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है? चेक इशू है कि चेक डिपॉजिट है? आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है बाबा, वो बता दो, फिर आगे देखते हैं इन चीजों को। चलिए चलिए फटाफट से बताइए यार। चलिए मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोशिश कीजिए कि आप एनजी पे ही प्राइवेट मैसेज कीजिए मुझे, निखिल पे मत कीजिए। सर आउटगोइंग चेक का मतलब रहता है हमने चेक इशू किया है फॉर पेमेंट, चेक इशूड फॉर पेमेंट पर्पसेस। मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, चेक इशूड फॉर पेमेंट पर्पस। तो चलिए सर, इसका हम लोग करने क्या वाले हैं, हम उस चीज को समझ लेते हैं। अगर आपने चेक इशू किया है, चेक इशूड, चेक इशूड से इफेक्ट क्या होता है सर, मेरा कैश बुक will be decreased by 3,50,000, my passbook will be decreased by 3,50,000। एग्रीड है? क्योंकि यही चेक 2 बार रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में, ये कैश बुक में। तो कैश बुक कितनी बार डिक्रीज होगा सर? कैश बुक 2 बार डिक्रीज होगा, कैश बुक 2 बार डिक्रीज होगा, पासबुक एक ही बार डिक्रीज होगा। एग्रीड है? मैं यहां पे लिख लेता हूं, रिकॉर्डेड ट्वाइस। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसका टोटल अगर मैं बोल सकता हूं तो सर कैश बुक 757 लाख रुपीज से डिक्रीज हुआ है एंड पासबुक से 3,50,000 से ही डिक्रीज हुआ है। हमें क्या करना है, हमें कैश बुक टू पासबुक जाना है। हमें क्या करना है, हमें कैश बुक टू पासबुक जाना है। तो समझिए, आ जाता है आपके कैश बुक पे, ये आ जाता है आपके पासबुक पे। कैश बुक 350 से डिक्रीज, पासबुक भी 350 से डिक्रीज, कैश बुक और 350 से डिक्रीज। ओ माय गॉड,
सर अभी क्या करना है, अभी हमें कैश बुक टू पासबुक जाना है, हमें ऐड करना पड़ेगा। एग्रीड है, समझा है ये वाला चीज, डाइजेस्ट हुआ ये अच्छे से। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। होपफुली ये चीज समझिए। प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का तो सर 10 मिनट का काम है। हमने ऐड है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, क्या है वो सब चीज तो हम लिख चुके हैं पहले से ही। तो लिखने के बाद क्या बचता है, कुछ बचता ही नहीं है सर। खत्म करो, मस्त फटाफट से लिख लीजिए। चलिए तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपके BRS जहाँ पे हमने बनाया, वहां पे हम लोग लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, अगर आप देखते तो 8,36,400 है। 8,36,400 है। अभी मैं कुछ यहाँ पे ऐड वाले आइटम्स लिख लेता हूँ और उसके बाद नीचे हम सब्ट्रैक्ट वाले आइटम्स लिख लेंगे। तो फर्स्ट वॉज सब्ट्रैक्ट, सेकंड वॉज सब्ट्रैक्ट, थर्ड वन वॉज ऐड। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। वन डिपॉजिट not recorded in cash book बैंक कॉलम। कितना अमाउंट है सर ये, अगर आप देखते हो तो वो अमाउंट है 1,50,000। तो मैं 1,50,000 ऐड वाले साइड में लिख लेता हूँ। उसके बाद आप दूसरा देखते हो, डेबिट बैलेंस वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। ये एरोनियस ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस लिख लेते हैं हम लोग, या एरर इन कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस लिख लेते हैं। कितना अमाउंट है, ये हमने अमाउंट देखा था 3520 पॉजिटिव बैलेंस है। 3520 ये हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ थर्ड वाले चीज पे। ऑफ द टोटल चेक्स 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये हमारा कितना अमाउंट था, अगर आपने देखा रहेगा तो 3699 था, जितना तक मुझे ध्यान में आ रहा है। तो किधर है, चलिए नीचे देख लेते हैं। यस 3699 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3699। उसके बाद अगर आप नीचे देखते हो तो डिविडेंड एंड हमने बैंक सब्सक्रिप्शन का किया था, डिविडेंड हमारा ऐड होता था। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना अमाउंट है 25,000, ये हम ऐड करने वाले थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज आउटगोइंग चेक। आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। कितना अमाउंट है सर, 3,50,000 हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो चलिए 3,50,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। खत्म हो गया ये हमारा। चलिए इसका टोटल लिख लेते हैं। इसका टोटल कितना है पॉजिटिव का। चलिए यहाँ पे मैं नीचे लेस लिख लेता हूँ। लेस के केसेस में कितना हमारा, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं लेस वाले। और इसके लिए थोड़ी सी एक जगह छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बस, और क्या। चलिए अभी लेस के केसेस में क्या है सर, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड। कितना अमाउंट है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 10,000 रुपीज का अमाउंट है सर। उसके बाद हमने दूसरा देखा था कि चेक ऑफ 1,31,000 इशूड वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। कितना अमाउंट है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये अमाउंट है 1,31,000 का। ठीक है, चलिए नेगेटिव नेगेटिव हो गया। थर्ड वॉज पॉजिटिव, फोर्थ वॉज पॉजिटिव, फिफ्थ वॉज पॉजिटिव, सिक्स्थ वॉज ये 1,000 इज नेगेटिव। सब्सक्रिप्शन पेड इज पेड 1,000 रुपीज है ये। एग्रीड है, ये 1,000 नेगेटिव था। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं हम। अभी आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाला चीज, बैलेंस एज पर पासबुक। ये कितना आ जाएगा, अगर आप देखते हो तो 8,36,000 प्लस 559 माइनस 142, हमारा आंसर आ जाता है सर 12,53,619। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था सम था ये, थोड़ा सा ज्यादा इशू वाला चीज था।
बट इस चीज पे एक बार आप ध्यान रखेंगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, अच्छी तरीके से सम को देख लीजिए। मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डेफिनेटली। इसको एक बार आप घर में खुद सॉल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी लगता है, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं क्लास को यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ, कल मिलते हैं, चलेगा? चलिए बाय बाय।